पास जो इमेज बनता है किसी भी कनकेव मिरर के सामने या कन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखता है तो उसका जो इमेज बनता है उस इमेज फार्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हम रे ट्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो रेज़ होते हैं, 4 रेज़ है मुख्तलिफ़ पोजीशन पे आके मिरर से टकराते हैं। तो टकराने के बाद ये रेज़ जो है ये किस डायरेक्शन में चले जाते हैं तो हम उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रे ट्रेसिंग डिस्कस कर रहे हैं कनकेव मिरर के लिए। तो उसके लिए हमारे पास 3 किस्म के रेज़ हैं। हम हम कोई कनकेव ड्रा करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास कनकेव मिरर है F और डबल फासले पर C। कोई भी रे F it goes parallel to the principal X and strike the mirror. After the reflection it will passes through the F। ये हमारे पास रे, आप इसको ए रे का नाम भी दे सकते हैं, ए रे। ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरी रे है। कोई भी रे अगर F से होता हुआ पास हो जाए तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन it will goes parallel to the principal axis। दूसरी रे, इसको हम रे ए, आप अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं, किताब में भी नाम दिए गए हैं इसको रे ए। मिसाल के तौर पर मैं इसको रे बी रे का नाम देता हूँ। ठीक है, सी और कुछ भी हो तो आप ये नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी रे ये है कि अगर कोई भी रे F से पास हो जाए और मिरर से टकराए तो टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्स के मुतवाज़ी जाएगी। मतलब पहले में हमने जो कहा था उसमें बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है। और ये तब होगा कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह पड़ा हो, ठीक है, तो उससे जो शुआ जाएगी वो F से पास होके मिरर के साथ टकराएगी और उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्स के मुतवाज़ी। और इस केस में हमारे पास जो पहले केस में हमारे पास जो शुआए हैं वो जो हम प्रिंसिपल एक्स के मुतवाज़ी कहते हैं, तो ये सारे रेज़ तकरीबन मुतवाज़ी या पैरेलल जाएंगे। टकराने के बाद वो तमाम रेज़ F पर मिलेंगे या F से पास होंगे। तो ये हमारे पास 2 रेज़ हो गए। ठीक है। सी रे ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई रे F से पास हो जाए, C से पास हो जाए और मिरर से टकराए तो उसी रास्ते पर वापस आएगी। मतलब कोई रे जाएगी और वो C पोजीशन से होता हुआ मिरर से टकराए तो वो उसी रास्ते पर वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगे। मतलब किसी किस्म की कोई बेंडिंग नहीं होगी। और डी रे कहते हैं अगर आपके पास कोई रे वर्टेक्स या पोल के साथ अब द मिरर के साथ टकराए तो जितने एंगल के साथ टकराएंगे उतना ही एंगल बनाएगा रिफ्लेक्शन के केसेस में, यानी कि थीटा आई और थीटा आर यहाँ पर जो बनेगा वो हमारे पास बराबर होगा। तो ये 4 रेज़ हमने पढ़े कनकेव के लिए। अभी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई कनकेव मिरर है और उस कनकेव मिरर के आप उसके ऊपर एक लेज़र, इस तरह के लेज़र जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ हों, और आप वो लेज़र F से पास करेंगे। ये कोई कनकेव मिरर और आप लेज़र F से पास करेंगे तो टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्स के मुतवाज़ी जाएगी और बिल्कुल वो लेज़र, वो रोशनी, वो जो लाइट है, इंटेंस लाइट, वो आपको नज़र आएगी कि ये प्रिंसिपल एक्स के मुतवाज़ी जा रही है। या कोई रे आप प्रिंसिपल एक्स के मुतवाज़ी इस तरह उसके ऊपर डालेंगे तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन आपको पता चलेगा कि ये F से क्रॉस हो रही है। इस तरह ये तमाम रेज़ जो है ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई निस्बतन बड़े अपर्चर वाला कनकेव मिरर हो और आप इसके ऊपर इंटेंस बीम ऑफ लेज़र डालें तो जो रिफ्लेक्टेड लेज़र होता है कि वो भी आपको नज़र आए। कन्वेक्स मिरर का हमारे पास जो इनर साइड है वो कोटेड होता है और जो आउटर साइड होता है वो पॉलिश होता है, यानी कि जितना सरफेस पॉलिश होता है उतना उससे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। तो ये साइड हमारे पास पॉलिश्ड है। ठीक है। यहाँ पर कोई F है। ठीक है। कोई शुआ अगर यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई शुआ प्रिंसिपल एक्स के मुतवाज़ी आए तो ये रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह करेगी कि अगर आप इसको बैक पे एक्सटेंड करेंगे तो वो F पर मिलेंगे। तो ये हमारे पास रे ए है। रे ए ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ा हो, कोई इस तरह पड़ा हो, तो उसे अगर कोई शुआ आती है और वो किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसी पॉइंट के साथ मिरर के साथ टकराती है तो ज़ाहिर बात है इसने रिफ्लेक्ट करना है। तो जब ये वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो इसके लिए रिफ्लेक्शन के बहुत सारे चांसेस है।
कोई बंदा कहेगा किस तरह रिफ्लेक्ट होगा, कोई कहेंगे किस तरह, कोई कहेंगे किस तरह। तो मतलब ये किस तरह रिफ्लेक्ट होंगे, तो हम कहते हैं कि ये आप इस तरह रिफ्लेक्ट बैक होंगे। ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं कि अगर आप इसको इस रिफ्लेक्टेड रे को बिहाइंड एक्सटेंड करेंगे तो वो एफ़ पर मिलेंगे। तो तकरीबन ये इसके साथ मिलता जुलता केस है, लेकिन इसमें हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है और जो इंसिडेंस है और जो एफ़ है सभी एक साइड पे है। यहाँ पर जो हमारे पास इंसिडेंस है, रिफ्लेक्शन है, एक साइड पे है और हमारे पास जो एफ़ होता है वो दूसरी साइड पर लाई करता है। तो ये जो हमारे पास कन्विक्स के लिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई कन्विक्स मिरर हो जिसका इनर साइड कोटेड और आउटर साइड जो है वो पॉलिश्ड हो, यानी कि स्मूथ एंड शाइनी हो, जिसको हम पॉलिश कहते हैं, और उसमें हमारे पास कोई फोकल लेंथ हो और कोई शुआ जो है वो यहाँ पे आप देख ले, आपके पास कोई रे है वो एक पॉइंट के साथ टकराए मिरर के साथ, लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ पर मिरर का हिस्सा ना हो और आप कोई सुराख कर ले तो वो शुआएं सीधा पास होते हुए एफ़ पर आएंगे। वो शुआएं जो एफ़ पर आ रही हो, ठीक है, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इस साइड पे वापस रिफ्लेक्ट होंगे और प्रिंसिपल एक्स के मुतवाजी जाएगी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई शुआ कन्वेक्स मिरर की तरफ आ रही हो और कुछ इस तरह आ रही हो कि अगर आप इसको छोड़े और ये एफ़ पर मिले तो हम कहेंगे कि ऐसी शुआएं, ऐसी ख़ास शुआएं वो प्रिंसिपल एक्स के मुतवाजी जाएंगे। 2 सी नंबर हमारे पास जो रे है वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई मिरर हो जिसका कोई एफ़ और सी हो, जो कि डबल फासले पर सी होगा, और कोई शुआ जो है वो सी पे आ रही हो, तो वो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, किसी किस्म की कोई बेंडिंग नहीं होगी। और डी हमारे पास जो है वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई रे वर्टेक्स या पोल के साथ टकराए, जितना एंगल बनेगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन भी उतना ही एंगल बनाएगी। ये पोल हमेशा हमारे पास जो वर्टेक्स होता है ये बिहेव लाइक आ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है, ये थोड़ा सा हिस्सा, बाकी इसमें जो कर्वेचर मौजूद होता है, लेकिन इस मिड में तकरीबन कर्वेचर हमारे पास एक पॉइंट के ऊपर, बल्कि काफ़ी हद तक उसमें कर्वेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इस वजह से हमेशा जो पोल है, जो वर्टेक्स है यहाँ पर या यहाँ पर, ये एज अ प्लेन मिरर बिहेव करता है। तो इसमें भी हमारे पास थीटा आई और थीटा आर बराबर होगी। ये आपके पास डी रे है, किताब में एफ रे, पी रे इस तरह नाम दिए गए हैं। हमने KPK टेक्स्ट बोर्ड के मुताबिक ज्योमेट्रिकल जो ऑप्टिक्स चैप्टर है उसके मुताबिक हमने एक्सप्लेन की है। तो आप इन रेस को कोई नाम दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपसे कोई कहे कि कोई कन्वेक्स मिरर है या कोई कनकेव मिरर है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो आपने उसका इमेज फॉर्म करना है, बनाना है, तो आप इनमें से कोई भी 2 पॉसिबल रेज उठा लें जो मुमकिन हो, ठीक है, और जहाँ पर दोनों रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे को क्रॉस कर ले तो वहाँ पर हमारे साथ इमेज जो है वो बन जाएगी। इससे पहले हमने डिस्कस किया रे ट्रेसिंग के हवाले से कि हमारे पास 4 रेज है कनकेव मिरर के लिए कि मुख्तलिफ पोजीशन से पास होते हैं, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या करेंगे, ठीक है। अब हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम कनकेव मिरर से एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आप रखें और उससे कोई इमेज बनता है, तो उन 4 रेज में से हम 2 का इस्तेमाल करते हैं किस तरह, और उसका इमेज हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है। कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये कनकेव मिरर है जिसका आउटर साइड जो है वो कोटेड है और इनर साइड हमारे पास ट्रांसपेरेंट है या पॉलिश्ड है। तो उससे ऑब्जेक्ट हमारे पास सी से दूर पड़ा है, तो एक शुआ प्रिंसिपल एक्स से मुतवाजी जाएगी और टकराने के बाद एफ से पास हो गया। ये हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास ए रे, जो कि पहले केस हमने पढ़ा, जाएगी। ये रे जब एफ से पास हो जाए तो टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल जाएंगे। तो ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और ये भी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हैं, दोनों आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक दूसरे के साथ टकराते हैं। जहाँ पर टकराएंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पर इमेज होगा। इमेज फॉर्मेशन तब होगी जब हमारे पास 2 रियल रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड जब क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर इमेज बनेगा। ये नंबर 1 हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं उसको 2 सेंटीमीटर कहूँ और इसको 1 सेंटीमीटर कहूँ तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ रही है। तो एक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास
पोजीशन या लोकेशन के बारे में। ऑफ द इमेज इज बिटवीन C एंड F। वैसे तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तो उसके लिए मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अंदाज़तन बता रहे हैं कि हमारे पास जो इमेज यहाँ है वो F और C के दरमियान कहीं पे होगा। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है आप एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड ऑफ द इमेज इज इन्वर्टेड। एटीट्यूड इसका क्या है, वो इन्वर्टेड है। और नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता रहे हैं कि टाइप ऑफ द इमेज, तो टाइप ऑफ द इमेज हमारे पास रियल है। और हमने ये भी कहा था कि हमारे पास जितने रियल इमेजेस होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्स की मुतवाज़ी आएगी, ये कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे कि अगर आप इसको बिहाइंड एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह, ठीक है। अब एक और रे जो कि वर्टेक्स के साथ टकराएंगे, तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि उतने ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तब देखिए जो रियल रेज है, एक रियल रे इस तरफ जा रही है और एक रियल रे इस तरफ जा रहे, तो इससे हम इमेज फॉर्मेशन की तवक्को नहीं कर सकते। दिस इज इंसिडेंट, ठीक है। मतलब एक रियल रे जो है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो आपके पास जो रिफ्लेक्टेड रेज है, एक को मैंने एक्सटेंड किया इस तरह, और आप दूसरे रे को भी एक्सटेंड करें, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको आप एक्सटेंड करें, तो यहाँ पर एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रेज, रियल रिफ्लेक्टेड रेज नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड रेज है जिसको हमने एक्सटेंड किया है। तो एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रेज जो है उसको जब हमने एक्सटेंड किया तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस कर गए, तो यहाँ पर हमारे पास इमेज बनेगा। ये इमेज आप देख रहे हैं कि ये अब पहला इमेज ऑब्जेक्ट जो है, जो इससे पहले हमने रखा है वो सीधा है, और इसका जो इमेज बना वो भी हमारे पास सीधा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये वर्चुअल है। फिर हमने कहा कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इस तरफ है और इमेज भी इस तरफ बनेगा तो वो रियल होगा, लेकिन ये चूंकि इस तरफ बना है तो हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास जो इमेज है वो वर्चुअल होंगे, ठीक है। तो ये इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर है उससे अगर आप ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी रखें उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा P और F के दरमियान बनेगा, स्मॉल इन साइज बनेगा और इरेक्ट यानी कि अपराइट बनेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखते हैं, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नंबर 1 हम मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखिए आपके पास 2 सेंटीमीटर है और ये 1 है, तो मैग्नीफिकेशन M से जिसको हम शो कर रहे हैं वो हमारे पास 1/2 यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि 0.5 इज़ लेस देन 1। तो इस केस में भी हमारे पास मैग्नीफिकेशन जो है वो लेस देन 1 आ रही है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इसका बयान कर रहे हैं, पोजीशन। तो पोजीशन हमारे पास इस इमेज का ये होगा कि हमेशा P और F के दरमियान, पोजीशन या लोकेशन और नंबर 3 हम एटीट्यूड की बात करेंगे। तो एटीट्यूड हमारे पास इमेज जो है वो अपराइट है, अपराइट, आप इसको इरेक्ट भी कह सकते हैं। और 4 नंबर है टाइप ऑफ द इमेज इज़ वर्चुअल, क्योंकि जो सीधा होंगे वो हमेशा, जो इमेजेस सीधा बनेंगे वो हमेशा वर्चुअल होंगे, और जो इमेजेस हमारे पास इन्वर्टेड होंगे वो हमेशा रियल इमेजेस होंगे। तो टाइप हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल।
तो हमने दोनों केसेस में जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होती है उसका हमने एक इसमें हमारे पास बहुत सारे केस बनते हैं कि मसलन आपके पास कोई ऑब्जेक्ट सी से दूर हो तो फिर इमेज इस तरह बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट आप सी के ऊपर रहे तो फिर इमेज भी सी के ऊपर ही बनेगा और कुछ बड़ा हो कि सेम इन साइज़ बनेगा। फिर अगर आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ़ के दरमियान आए तो इमेज बड़ा होगा और बैक पे चला जाएगा, सी से भी दूर बनेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट एफ़ के ऊपर रखें तो इमेज नहीं बनेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट एफ़ और पी के दरमियान रखें तो फिर आपके पास जो इमेज है वो इसी तरह वर्चुअल की तरफ चला जाएगा, मतलब इस तरफ इमेज नहीं बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो एफ़ से दूर जितना भी जहाँ पर भी हमारे पास इमेजेस बनेंगे, जितने भी केसेस, उसके लिए जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड और रियल होगा। लेकिन एफ़ और पी के दरमियान आप करीब लाएंगे तो उसके बाद हमारे पास जो इमेज बनेंगे वो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेंगे, रियल इमेजेस नहीं होंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रही है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।